It is not that I am so smart. It is just that I stay with problems longer. Albert Einstein. वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूटन्स लॉ में आज हम मिसलिनियस एग्जांपल्स जो कि मैं मेरी बुक पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड एंड जेईई एडवांस फिजिक्स से लूंगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक न्यूटन्स लॉ में हम जितना सीख चुके हैं उन कंसेप्ट को बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे, इन बातों को सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक हैंड रिटन लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये लेटर कार्तिकेय गुप्ता, जिसकी AIR 1 आई थी जेईई एडवांस 2019 में। ही वॉज माई स्टूडेंट एंड ही हैज रिलीजियसली फॉलोड दैट बुक एंड व्हाट ही हैज रिटन दैट यू कैन रीड आफ्टर द लेक्चर, बट आई एम पॉइंटिंग most important point which you have to take care of. Pathfinder is the best way to obtain conceptual clarity. I couldn't solve every question in first attempt. Please take care of these things. I couldn't solve every problems in the first attempt, but I thought over these properly, and these questions strengthen my concepts and help me to avoid mistakes. Pathfinder is something that one should solve irrespective of his current level of proficiency in physics. अब आप सोच सकते हैं कि हम पहले बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करें और उनमें एक्सपर्ट हो जाए तब डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा एक्चुअली नहीं है। एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो अभी तक हम कर चुके हैं उतना करने के बाद हम लॉस को अच्छी तरह समझ चुके हैं, डिफरेंट सेटअप्स में कैसे लॉ अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को सीख चुके हैं। उसके बाद आपको अपने आप को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार करना होगा। एक बात और जो आपने ध्यान दिया, आई कुडंट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आई थॉट ओवर दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड दीज क्वेश्चंस स्ट्रेंथन माय कंसेप्ट एंड हेल्प मी टू अवॉइड मिस्टेक्स। मतलब एक और स्टूडेंट्स जो बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, आपने क्वेश्चन ट्राई किया, एक दो बार कोशिश की, नहीं आया तो हम चलो उसको पूछ लेते हैं एज ए डाउट। ये आपको कभी भी सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ एक्वायर करने में मदद नहीं करेगा। आपको अगर एक्सपर्ट होना है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे लंबा टाइम देना पड़ेगा। इन द बिगनिंग यू हैव सीन द क्योट ऑफ आइंस्टाइन, इट इज नॉट दैट आई एम सो इंटेलिजेंट और सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर कम से कम 1 2 3 दिन दीजिए। जब आप एकदम लेजर टाइम में बैठे रहेंगे, जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खाली बैठे हैं, तब आपके माइंड में जो प्रॉब्लम्स अगर आप सिंसियरली अटेम्प्ट किए हैं नहीं हुई हैं तो उनके आइडियाज आपके माइंड में आने शुरू होंगे और उस वक्त आपको कई आइडियाज क्लिक करेंगे लेजर टाइम में। मैं लेजर टाइम की बात से लेकर रहा हूं कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रही है, तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड हो चुका है। आप बार बार उसी बात को सोचेंगे जो सोच चुके हैं और उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करेंगे। जबकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं हमें सोचना ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। वो तो तभी होगा जब बिल्कुल आप फ्रेश माइंड सोच रहे हैं। एंड दैट्स आई एम सेइंग स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। जब आप लेजर बिल्कुल फुर्सत के समय बैठे होंगे खाली, तब आपको जो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी उनके कई आइडियाज आएंगे और उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे और कई बार सोल्यूशन होंगे। आप बोल सकते हैं सर इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे यही चीज़ें जो सॉल्यूशन आपके माइंड में लेजर टाइम में क्लिक हुआ वो जल्दी जल्दी क्लिक होने लगेगा और थोड़े ही टाइम में अगर आप इस प्रैक्टिस को मेंटेन रखेंगे तो जल्दी ही आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे और तुरंत आपको माइंड में सॉल्यूशन क्लिक करेगा। Pathfinder will make physics fun and easy. You will start enjoying it. Now you can see that the statement of AIR 1. So what I say, to start trying problems from Pathfinder from after today. I'll suggest few problems to you. Now, अब इनसे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की, बेसिकली आज हम उसको डिस्कस कर लें। द बेस्ट स्ट्रेटेजी, पॉइंट 1, make a physical model that appears first as a mental picture. Draw the picture if possible. आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम का एक मेंटल पिक्चर आपके माइंड में आएगा। इसको हम बोलते हैं फिजिकल मॉडल। और अगर पॉसिबल हो तो आपके माइंड में जो इमेज बनी है उसको ड्रॉ कर लें।
मोस्ट ऑफ केसेस में ये पॉसिबल होगा, कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं होगा, तो आपके माइंड में जो पिक्चर बनी है उसी को सोचें। नाउ थिंक क्वालिटेटिवली द प्रोसेस और मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड एंड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस और द मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। आपने प्रॉब्लम को सोचा, आपको एक मेंटल पिक्चर बनी, फिजिकल मॉडल बन गया, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके तुरंत बाद इक्वेशन लिखना शुरू मत कर दें। आप उस प्रॉब्लम की मैकेनिज्म क्या है, उसमें प्रोसेस क्या है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, उनके बारे में क्वालिटेटिवली सोचें और एक थीम बनाएं, कहाँ कैसे हो रहा है। दैट इज से आपने उस पूरे प्रॉब्लम के प्रोसेस को डिकोड कर लिया। व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट? Your every decision must be based on the laws of physics. Avoid any common sense ideas. They are the biggest places of mistakes. Now I am again writing that is another important thing. Your every decision must be based on the laws of physics. आप जो भी डिसीजन लें, जो भी सोचें, आप एक बार बैक चेक कर लें उसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। Avoid any common sense ideas. Actually फिजिक्स और स्पेशली मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होती हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, तो उनके बारे में बिना कुछ एनालिसिस किए हमारा माइंड कुछ कहता ये होगा और हम उसी पे आगे चल देते हैं। इस बात से बचना है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम, सबसे सीवियर मिस्टेक्स होने के यही कॉमन सेंस डिसीजन है। आप जो भी डिसीजन लें उसको बैक चेक कर लें। हर डिसीजन आपका फिजिक्स के किसी न किसी लॉ पर बेस्ड होना चाहिए। After a complete qualitative understanding, start writing relevant equations and then solve them to find answer of the problem. आपने पूरी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप इक्वेशन लिखना शुरू करें। एंड इक्वेशन लिखने के बाद आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पूरी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कर ली है तो आप इररिलेवेंट इक्वेशंस लिखने से बचेंगे। नाउ व्हाट एवर प्रॉब्लम टुडे आई विल टेक, will just follow this based strategy to attempt any problem. Example 1. Question 3. Build up your understanding. ये first example Pathfinder की Newton's law motion. Build up your understanding exercise का question number 3 है. Let us see what the question is. A light and inextensible string of length L is equal to 20 meter tied between two nails supports a frictionless pulley of weight Wp is equal to 10 root 2 Newton, from which a block of weight Wb is equal to 10 root 2 Newton is also suspended as shown in the figure. The nails are fixed in a level x is equal to 10 root 2 meter apart. Radius of the pulley is r is equal to 10 centimeter. How much normal reaction per unit of its length does the string apply on the pulley? Now think about the data. First we think the length L is equal to 20 meter and x, this distance x is equal to 10 root 2 meter and radius r is equal to 10 centimeter. Now you can think as compared to length of the string and this distance, the radius of the pulley is negligible, but here it is drawn very large to show it properly. For the better readability of the diagram, we have drawn the pulley somewhat larger. And that we actually doing in physics. We are not drawing all the things to the scale. Actually, the things which you have to exaggerate, उसको हम थोड़े से बड़े स्केल पे बनाते हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन को सोचने के लिए एग्जैक्टली डायग्राम कैसा अपीयर हो रहा है उसके बारे में सोचें। साथ में जो मेजरमेंट्स दिए हुए उनके बारे में सोचें तो उनके रिलेटिव साइज का आइडिया होगा। तो for all practical purpose, this size of the pulley can be neglected and this point will appear as just if a corner. Now what we have to calculate? How much normal reaction per unit of its length does the string apply on the pulley? Means ये string यहाँ से यहाँ तक pulley contact में है, इतने पोर्शन में per unit length वो कितना normal reaction pulley पर apply कर रही है वो calculate करना है। So first we analyze the problem qualitatively. Since the pulley is ideal and the string is light, modulus of tensile force at every point of the string in contact with the pulley is the same. Therefore, modulus of normal reaction between the pulley and the string
at every point in contact must be uniform in magnitude. अब देखिए स्ट्रिंग लाइट है, पुली आइडियल है, तो इसके हर पॉइंट पर स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में वहां भी सेम होगा। तो कांटेक्ट के सारे पॉइंट आइडेंटिकल सिचुएशंस में है। इसका मतलब हर पॉइंट पर स्ट्रिंग का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका मॉड्यूलस यूनिफॉर्म होगा। व्हाई आई एम सेइंग मॉड्यूलस? बिकॉज एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एन विल बी डिफरेंट बट मॉड्यूलस विल बी यूनिफॉर्म। अगर मॉड्यूलस यूनिफॉर्म है तो नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ मींस वी हैव टू कैलकुलेट डी एन बाई डी एल। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट, हर जगह सेम। Thus, normal reaction per unit of its length does the string apply on the pulley is actually what? dn by dl. So that what we have concluded here. Now, अब हमें क्या काम करना है? इस पुली के एक छोटा सा पोर्शन, इनफिनिटली स्मॉल पोर्शन dl काउंट करना है, कंसिडर करना है, और उस dl से पुली पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है या पुली से उस डीएल पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको डीएन बोलेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट दैट डीएन एंड देन फाइंड द रेशियो। कंसीडर एन इनफिनिटली स्मॉल सेगमेंट AB of the string subtending an angle 2d theta at the center O of the pulley. Now we are drawing this diagram to be somewhat larger. Forces acting on this portion are tensile force T at each ends of and the net normal reaction dn from the pulley. तो ये जो सेगमेंट लेंगे उसके दोनों एंड पर बाकी जो रस्सी हमने छोड़ दी है उससे टेंशन बाहर की ओर होंगी और पुली से dn होगा इस पे। लेट अस सी द डायग्राम हियर। अभी हमने पुली को काफी बड़ा बना लिया, ये पुली का सेंटर रहा होगा और ये पोर्शन AB डिस्कस किया और AB हमने अज्यूम किया सेंटर पर एंगल 2d थीटा बना रहा है। एक्चुअली टोटल एंगल हम d थीटा भी ले सकते थे बट हियर यहाँ पे d थीटा बाई 2 लिखना पड़ता, d थीटा बाई 2 लिखना पड़ता, स्पेस कम है क्योंकि डायग्राम छोटा है। सो व्हाट वी हैव टेकन 2d थीटा। नाउ दिस इज टेंशन T। ये जो रस्सी से हमने इतने पोर्शन को अलग किया, बाकी रस्सी इस एंड को इधर टेंशन T से खींच रही होगी एंड जस्ट सी T इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू द स्ट्रिंग, मींस ये रेडियस के नॉर्मल है। सिमिलरली हियर इज अ T। सो यू कैन सी दीज टू T आर नॉट एंटी-पैरेलल, दे आर मेकिंग सम एंगल एंड हियर इज द dn। जो पुली इस पोर्शन को एक फोर्स dn से प्रेस कर रही होगी। वैसे इस dn के भी कई पार्ट होंगे जो अलग डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ये एंगल बहुत छोटा होने से वो सारे पोर्शन हम एक सेम डायरेक्शन में मान सकते हैं, तो उन सबका रिजल्टेंट हमने क्या रिप्लेस कर दिया? dn। नाउ दिस सेगमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, सो वी हैव टू एनालाइज इट्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड टू एनालाइज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हाउ वी हैव टू ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें dn फाइंड करना है तो हम ऐसी कोशिश करें कि dn के कंपोनेंट ना करने पड़े, अदरवाइज उसके कंपोनेंट मिलेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, देन यू टू फाइंड dn। सो लेट अस ओरिएंट y along dn एंड x dn के परपेंडिकुलर। सो हियर आर द, ये x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और ये दोनों लाइंस क्या हैं? y के पैरेलल। अगर आप देखें ध्यान से तो ये एंगल भी d थीटा होगा और ये एंगल भी d थीटा होगा। नाउ वी कैन रिजॉल्व t इनटू कंपोनेंट्स, that is t cos d theta and t sin d theta. Similarly here, t cos d theta and t sin d theta. Now we can write relevant equations. This portion of the string is in equilibrium. Summation fy is equal to 0. So what we have in y direction, dn is there and t sin d theta and t sin d theta are opposite to dn. So dn will be equal to 2t sin d theta. dn will be equal to 2t sin d theta. Let's call equation number 1. So again what we can say, this d theta is very small angle, so we can use small angle approximation. What is that? Sin theta is approximately equal to theta if theta is very small, less than about 10 to 15 degrees, and this angle we are taking very, very small, infinitely small. So this approximation is almost equality. Now let us consider next. We can express the length dl of the string segment by what? Arc length is equal to radius into angle r into 2 theta. Now these two equations, from here we can find dn by dl. Now you can think, we have not written equation x direction because there is no need. अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा?
T cos d theta is equal to T cos theta. They will cancel. So no need to write summation fx equal to y. Now from here we can calculate dn by dl. From equation 1 and 2, we get dn by dl is equal to T by r. So that result we obtain. Now to find dn by dl, we have to simply find what is T. So, and that T we can find from the equilibrium of the pulley, because T at every point in the string is uniform. Now we have to find value of tensile force T. जैसे बात हुई टेंसाइल फोर्स फाइंड करने के लिए हम पुली के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. टू फाइंड टेंसाइल फोर्स T, कंसीडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली. सो वी आर मेकिंग द FBD of the pulley. This is tension T, this is tension T, say this angle alpha. हम अज्यूम कर लिए एंगल अल्फा रहा होगा, एंड अगेन T, ये एंगल बीटा. अभी हम ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि दोनों तरफ एंगल इक्वल होंगे. वैसे दोनों तरफ एंगल इक्वल होंगे. लेट अस सी y alpha is equal to बीटा. एंड फोर्स WB, द ब्लॉक का जो वेट था वो ब्लॉक इस पॉइंट को WB से पुल करेगा, एंड पुली का वेट WB. सो हियर इट इज ऑब्वियस टू इज कोऑर्डिनेट सिस्टम x horizontal and y vertical. नाउ व्हाट वी कैन राइट, से कंपोनेंट करने पड़ेंगे इक्वेशन लिखने के लिए. तो x के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दिया, y के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दिया. सो व्हाट इज T cos alpha, T sin alpha, again T cos beta and T sin beta. So what we write for the summation fx is equal to 0. So T cos alpha is equal to T cos beta. What it suggests? Alpha is equal to beta. So these two angles are equal, and denoting both these angles by phi, we have alpha is equal to beta is equal to phi. Now we write them phi. So this will be T sin phi, this will be T sin phi. So what you write? Summation fy equal to 0. T sin alpha plus T sin beta is equal to WB plus WP, and we replace alpha and beta by phi. So what we get now from equation 4, we get T is equal to WB plus WP upon 2 sin phi. Very simply, what it will be? T sin phi plus T sin phi, 2T sin phi. So we get this. So we obtained T. Now we have to find what is phi. The angle phi can be obtained from the geometry of the given setup. Phi find करने के लिए हमें किसी फिजिक्स के लॉ की जरूरत नहीं है. We simply use geometry. Now geometry कंसिडर करते वक्त ध्यान दें, पुली का साइज नेग्लेक्ट करना है. Size of the pulley is negligible as compared to the length of the string. So ये हमें एज ए कॉर्नर अपीयर होगा. ये एंगल फाई टोटल लेंथ L थी, तो यहां से यहां तक लेंथ L/2, और ये यहां से तक x था, सो इट इज x/2. एंड वी हैव टू फाइंड sin phi. Sin phi means this length upon hypotenuse. So this length we can calculate by Pythagoras theorem, square of this minus square of this, square root. So L square minus x square, square root whole upon 2. So that is what? Perpendicular. Now we can write from here sin theta. Very simple. Sin theta is equal to square root L square minus x square upon L, and this value we substitute in the previous result from the equation 3, 5 and 6. What? 3 was dn by dl is equal to T by r. What was 5? T is equal to WB plus WP upon 2 sin theta, and 6 is what? What is sin theta, or say sin phi? So dn by dl we get WP plus WB into L upon 2r L square minus x square. This result we obtained, and that is the desired result. Then what I suggest, one more thing. Always try to solve a problem in terms of symbols, and in the last substitute the values and find the answer. Actually, it will help you to consider the significant digits. Actually, till so far we have not discussed significant digits, तो उनका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं. बट एग्जाम में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आपको ध्यान रखना होगा. तो वहां जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो आप सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन फाइंड करें, एंड सबसे लास्ट में वैल्यूज रख के कैलकुलेट करें, एंड दैट वी आर डूइंग हियर. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, व्हाट वी गेट? dn by dl is equal to 200 Newton per meter. So here it should be per meter. So that was the problem. Now we have practiced
the strategy what we have developed. First, make a physical model, means mental picture, and if possible, draw the diagram. Then try to analyze qualitatively. उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सारे फैक्टर्स में सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सोचेंगे और उस प्रॉब्लम के मैकेनिज्म क्या है उसको सोचेंगे. उस मैकेनिज्म में वो सारे फैक्टर्स या फिजिकल क्वांटिटीज कैसे अफेक्ट कर रही है मैकेनिज्म को और एक दूसरे को, उन सारी बातों को सोच लेने के बाद नाउ वी हैव कंप्लीट क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. उसके बाद आप इक्वेशन लिखना शुरू करें. ऐसा करेंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से उन्हीं इक्वेशंस को लिखेंगे जिनकी जरूरत है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 2, that is question 6 from build up your understanding. Two light discs A and B are attached at the ends of a spring of force constant K is equal to 100 Newton per meter. The assembly is placed on a rubber pad C, which is placed on the floor. When a load D is placed on the disc A, the disc shifts downward and stays there in equilibrium. Simultaneously, the rubber pad is compressed and the disc B shifts downward by a distance x. The restoring force F of the rubber pad varies with its compression x according to the given graph. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Find mass of the load so that when equilibrium is established, the disc A shifts 10 centimeter downward. Now ये सेटअप है. पहले इसमें ये D नहीं रखा था. D को रखा तो ये A थोड़ा नीचे आया और A नीचे आया तो ये स्प्रिंग से फोर्स ट्रांसमिट हुआ और B भी थोड़ा नीचे आएगा और जितना B नीचे आएगा उतना ही रबर पेड कंप्रेस्ड होगा. तो ये B की शिफ्ट को हमने क्या बोला, X. एंड ये A में शिफ्ट हुआ डाउनवर्ड. व्हाट इज द डिस्क A शिफ्ट 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर डाउन हुआ एंड दिस ग्राफ इज गिवन. How much restoring force is developed in the rubber pad due to its compression x. Now you can see this graph is non-linear. You cannot write its equation. So we have to make use of this graph. अब इस प्रॉब्लम को हमने क्वालिटेटिवली समझ तो लिया क्या क्या हुआ होगा. Let us see what we can do further. Weight of the load D is balanced by the spring force, which is balanced by the restoring force of the rubber pad. तो ये आप देखिए सारे फैक्टर्स जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो कैसे एक दूसरे का अफेक्ट कर रही उनके बारे में सोचा. जो डी का वेट है वो स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस होगा और ये जो स्प्रिंग फोर्स है किससे बैलेंस होगा, रबर पैड के कंप्रेशन से. लेकिन बीच में ये डिस्क ए है और डिस्क बी है, दोनों लाइट है. एक्चुअली डिस्क ए इक्विलिब्रियम में कैसे, डी का वेट उस पर लग रहा है ऊपर से और स्प्रिंग फोर्स नीचे से, दोनों बैलेंस कर रही है. ऐसे बी लाइट है तो इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर से और रबर पैड का रेस्टोरिंग फोर्स नीचे से, दोनों बैलेंस कर रही होंगी. तो ये हमने देखा कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं. वी हैव टू फाइंड ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर द स्प्रिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंप्रेशन एंड द कर्व गिवन बाय फॉर द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द रबर पैड. जो स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन आएगा कंप्रेशन की, उसके कंप्रेशन के टर्म में वो इक्वेशन लीनियर होगी, आप जानते हैं. उस इक्वेशन का इस रबर पैड की जो इक्वेशन उसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है और ये यही देखना होगा. ध्यान दें, रबर पैड की जो रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है उसका ग्राफ दिया हुआ है. दैट इज नॉन लीनियर ग्राफ, इज नॉट, इक्वेशन इज नॉट गिवन, सो यू कैन नॉट राइट इक्वेशन. सो द बेस्ट वे इज सिंपल. जो आप स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन बनाए लीनियर, उसका ग्राफ इस पर प्लॉट कर दें और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे दोनों फोर्स इक्वल होंगे एंड दैट विल बी अ डिजायर्ड सॉल्यूशन. नाउ दिस टेक्निक may सरप्राइज यू, वेरी सिंपल टेक्निक. एंड अगर आप ध्यान दें तो वेन एवर वी हैव लर्न अबाउट ग्राफ इन लोअर क्लास, आई थिंक इट वॉज बी 7th क्लास, वहां पे दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने ग्राफ की हेल्प से फाइंड किए थे. वहां यही टेक्निक यूज करते थे, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करते थे, जहां वो कट करती थी वही सॉल्यूशन होता था. तो वही सिंपल टेक्निक्स हम यहां यूज करेंगे. दिस कैन इजिली बी डन बाय प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इक्वेशन ऑन द गिवन कर्व. बस इस कर्व पे ड्रॉ कर दें एंड इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस सी फर्दर. कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड रबर पैड. जो प्रोसेस था उसको हम इतना अच्छी तरह सोच चुके हैं
कि अब उसका हम एक डायग्राम बना सकते हैं, पर डायग्राम बनाने से पहले हमें स्प्रिंग कंप्रेशन और रबर पैड के कंप्रेशन को एक सिंबल देना होगा। लेकिन हमें विजुअल क्या हो रहा है, जो ब्लॉक डी रखा उसको रखने से डिस्क ए कितना शिफ्ट हुआ उसको हम लेटर एच दे दें, और नीचे डिस्क बी जो शिफ्ट हो रहा है उसका तो हम एक्स सिंबल दिया हुआ, वी यूज इट। Downward shift H of disk A and compression in the rubber pad X are shown in the figure. Say this is a given figure. अभी D को इस पर रखा नहीं है। D को रखने के बाद आप देखिए ये यहां नीचे आ गया, और ये लाइन जो लेवल है यहां से यहां तक ये डिस्क A शिफ्ट हुआ है, इसको हम बोल देंगे H। एंड ये डिस्क B का टॉप एंड हियर डिस्क B का टॉप, तो ये जो शिफ्ट हुआ ये इसको हमने बोल दिया X, और ये देख सकते हैं यही रबर पैड का कंप्रेशन है। सो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड फिजिकल मॉडल जो हमने माइंड में पिक्चर बनाया उसको ड्रॉ कर दिया। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू राइट रिलेवेंट इक्वेशन। अब इसमें ध्यान से देख लें, जैसे ही आपने देखा स्प्रिंग का कंप्रेशन लिख सकते हैं कैसे, ये एंड एक्स गया, ये एंड एच गया, एच ज्यादा है एक्स कम से, तो एच माइनस एक्स लिखेंगे तो ये स्प्रिंग का कंप्रेशन हो जाएगा। Compression in the spring, H minus X, very simple to write. Translational equilibrium of the block D. So what? Force mg and here n. तो हमने यहां दिस से n फोर्स लगाया n, तो ये mg is equal to n. So summation fy is equal to 0. So n is equal to mg. Equation number 1. Now we consider translational equilibrium of the disk A, that is light, it has no weight. Translational equilibrium of the plate A. So here ये जो डिस्क ये जो ऊपर रखा था लोड D, तो D डिस्क जो ये प्लेट या डिस्क जो भी कहें, ये इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा था, तो ये D उस पर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड अप्लाई करेगा, और नीचे से स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स K इंटू कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग H minus X. Now it has no weight, so there is no other force. Again summation Fy equals 0, what gives n is equal to kh minus x. Equation number 2. Now to consider translational equilibrium of the plate B. तो प्लेट B पर ऊपर से स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा और नीचे से रबर पैड का फोर्स, उसको हम F बोल दें। So let us draw the FBD, kh minus x spring force, and here is the rubber pad force F, that is variable. Now we can write again summation Fy equal to 0. So what we write here F is equal to kh minus x. Let us call equation number 3. Now substituting K is equal to 100 Newton per meter, S is equal to 10 centimeter in equation 3. This is equation 3. What we obtain? F is equal to 10 minus x. You can calculate here. Abhi equation number 3 isko bol diya. Now from 1 to 3 what we can write here? From equation 1, 2 and 3, mg is equal to F. कैसे? n की जगह mg लिखा, mg is equal to F and F is equal to this. Now to find F we plot the above equation on the given graph. Which equation? This. F is equal to 10 minus x. इसको हम ऊपर ग्राफ में प्लॉट कर दें. So what we get? Simultaneous solution of the equation 3 and restoring force curve of the rubber pad. जो ये 3 था वो स्प्रिंग फोर्स था और वो रबर पैड के कंप्रेशन के इक्वल है, तो उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन था ये रबर पैड का इक्वेशन, एंड F is equal to 10 minus x we had drawn. This equation is what? F is equal to 10 minus x, and now you can see it is cutting here. So you can read the value here from the graph. So up to this 5. So it means 2 small division are 1 unit, 1, 2 and 6. So it is coming to be 6 or what? It is 3 unit. So 2 small division is what? 1, 1, 2 and 3. So here 3 newtons. So F is equal to 3 Newton. Substituting the above value in the equation 4, what we get? अब देखिए हमें लोड D का मास फाइंड करना था, and what was fourth equation? mg is equal to F. So what we have? M is equal to 0.3 kg because Z is 10. So that was, you can see the problem is not difficult. But what is the beauty of the problems taken by me in this book is that
almost every problem has a different kind of thinking. Just to strengthen my student their thinking process. It is not a practice book. आप इस बुक को अटेंड करें, एक बेसिक लेवल की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये मत वेट करें कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसको करेंगे, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी है सैकड़ों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपके माइंड में एक आइडिया बन जाएगा कि जो आपने सीखा उसी को रिपीट करना है. बट व्हाट यू हैव टू थिंक, आपको अपना सोचना सीखना है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरी फैंटास्टिक रैंक इन जे एडवांस. आप देख सकते हैं मैसेज ऑफ एयर 1. तो ये जो बुक इंटेंट किया है मैंने, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे सीखनी है उसके लिए, या जेई एडवांस या ओलंपियाड में आपको सब बहुत हाईएस्ट रैंक पर जाना है और आपको केवल टाइम पास करना है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है. लेकिन इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो स्टडीज हमने शुरू में डिस्कस की. आप प्रॉब्लम्स के बारे में ढंग सोचिए, उसका फिजिकल मॉडल बनाइए, क्वालिटेटिव एनालिसिस करिए, कौन से फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहे हैं किस तरह से, और वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज कैसे उस प्रोसेस को गवर्न कर रही हैं. इन सारे डिसीजन में एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉमन सेंस को एक तरफ रखिए, क्योंकि मैकेनिक्स में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम अपने आसपास की मिलती जुलती सिचुएशन लेते हैं और उसमें हमारा कॉमन सेंस एकदम से कोई आंसर देता है और उसी पे आगे चलने लगते हैं. हाँ, ये कॉमन सेंस को आप रोक नहीं पाएंगे, आपका मन कुछ को सजेस्ट जरूर करेगा, लेकिन जो भी सजेशन आए उसको एक बार चेक कर लें ये फिजिक्स के किस लॉ पर बेस्ड है. अगर आप उसको किसी लॉ से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उसको प्लीज फॉलो ना करें. नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एग्जांपल 3, that is question 10 from built up or your understanding. 3 segments cut from a long elastic light cord are knotted at point P. The other ends of the cord are attached to the ceiling so that all the segments are in a vertical plane and angles between the outer and the middle segment each being theta as shown in the figure. A load of mass m is suspended from the knot P. If extensions in the cord are negligible as compared to their relaxed lengths, find tensile force T developed in the middle cord. Acceleration due to gravity is G. So that is situation. अब देखिए यहाँ पे 3 इलास्टिक कॉर्ड हैं. बेसिकली ये एक लंबी इलास्टिक कॉर्ड से कट किए हुए सेगमेंट से. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है. ये आइडिया आप सोच सकते हैं कि इन तीनों कॉर्ड्स के जो फोर्स कांस्टेंट जो हमें नहीं दिए गए उनको रिलेट करने में हेल्प करेगा. यू कैन रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड लेंथ सेगमेंट इज द सेम फॉर एवरी सेगमेंट इन ए यूनिफॉर्म स्प्रिंग और यूनिफॉर्म इलास्टिक कॉर्ड. So K1 L1 is equal to K2 L2 and so on. That we have to use here. Now solution, what we think. अब देखिए हमने ये तो बात सोच ली, एक आइडिया यूज करना पड़ेगा. दूसरा उसके बाद ये जो लोड लगाया मास m का, इसका mg फोर्स नीचे होगा तो इसमें ये स्ट्रिंग भी एक्सटेंड होगी, ये भी एक्सटेंड होगी, ये भी एक्सटेंड होगी और तीनों के फोर्स इस लोड mg को बैलेंस कर रहे होंगे. वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एनालाइज करना है. एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो स्ट्रिंग एक्सटेंशंस हैं उनके लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हैं. हाउ यू हैव टू लुक फॉर दिस फैक्टर? वेरी सिंपल. नेग्लिजिबल का मतलब होता है, हमने बात की, नॉट ऑब्जर्वेबल विद योर नेकेड आइज. कोई भी नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट होगा, नेग्लिजिबल शिफ्ट होगा, वो आपकी आंखों से नहीं दिखाई देगा. इसका मतलब इस लोड को लगाने के बाद भी थ्रेड हमें जैसे थे वैसे ही दिखाई देंगे. मतलब एक्सटेंड होने के बाद भी ये एंगल थीटा ही बना रहेगा. दैट इज बिगेस्ट थिंग टू थिंक. एंड हियर व्हाट वी मीन बाय नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल जो मेजरमेंट डिवाइस हैं उनसे हम उसको मेजर न कर सकें. तो यहाँ पे जो नेग्लिजिबल एक्शंस का मतलब होगा कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, थ्रेड एज इट इज दिखाई देंगे. सो ऑल द थिंग्स वी हैव थॉट, लेट अस राइट देम. All the 3 segments are cut from a single elastic cord, so their constant force will be related by K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to sound KL. ये हमारे बेसिक इक्वेशन थी जो हम यूज करते आए थे. KL क्या होगा? ओरिजिनल स्प्रिंग का और लेंथ ओरिजिनल स्प्रिंग का. So now we have to write here denoting length of the middle segment by L and force constant of the cord segment by
से व्हाट, इसको L दिया, इसको K1 दिया, इसको K2 एंड दिस इज अगेन K1। ये दोनों आइडेंटिकल लेंथ की हैं, इसलिए फोर्स कांस्टेंट इक्वल होंगे, व्हाट दिस इक्वेशन सजेस्ट। तो जो सेगमेंट्स के हमने फोर्स कांस्टेंट डिनोट किए किससे, K1, K2 एंड K1 से, और इसकी लेंथ को L से। अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ लिखी जा सकती है व्हाट, L sec थीटा। So K1 into L sec theta is equal to K2 into L. So by cancelling L, we can write relation between K1 and K2. What is that? K1 sec theta is equal to K2. Say equation number 1. तो जो ये सिंपल सा आइडिया दिया था कि तीनों सेगमेंट एक लंबी इलास्टिक कॉर्ड से कट किए हुए हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें इन सेगमेंट्स के जो फोर्स कांस्टेंट थे उनके बीच में रिलेशन मिला, एंड दैट वी ऑब्टेन्ड वेरी इजीली। नाउ वी आर कमिंग ऑन द suspending load, what will happen? Extension in the cord. Now just see, ये कॉर्ड हमने काफी बड़ा बना दिया। अब वैसे वो एक्सटेंशन नेग्लिजिबल है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो हमें क्या होगा, लोड लगाने के बाद भी ये थ्रेड एज इट इज दिखाई देंगे, मतलब एंगल थीटा वही रहेगा। बट यहां पे उस एक्सटेंशन को हमें एक्सग्रेट करके दिखाना है, सो ये हमने बना दिया। मान लीजिए ये लोड लटकाने के बाद ये यहां आ गया, बट दिस इज नेग्लिजिबल, तो ये एंगल थीटा ही रहा होगा। Extension x in the middle chord and extensions x cos theta in each of the outer chord are negligible as compared to the initial length of the respective chords. Therefore, change in angle theta can be neglected. अब देखिए एक्सटेंशन इन द मिडिल chord हम x मान लें, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये इसके एक्सटेंशन क्या होंगे, x cos थीटा। वी कैन थिंक ये एंगल थीटा। सो यहां से हमने आर्क लगाया किसका, इस ओरिजिनल लेंथ के रेडियस का, और यहां से आर्क लगाया किसका, इस ओरिजिनल लेंथ के रेडियस का। सो अगर इसको हमने x बोला तो ये एक्सटेंशन क्या होगा, x cos थीटा, ये क्या होगा, x cos थीटा। तो हमें तीनों एक्सटेंशन मिल गए, x cos थीटा, x cos थीटा, और ये एंगल थीटा ऑलमोस्ट वही रहा। क्यों? क्योंकि ये हमको देख सकते हैं, विजुअली अपेयर हुआ कि ये x नेग्लिजिबल है, मतलब ये पॉइंट ऑलमोस्ट यही रहा होगा, तो ये थीटा ऑलमोस्ट वही रहा होगा। वैसे थीटा माइनस डी थीटा रहा होगा, सो थीटा माइनस डी थीटा के में डी थीटा वी कैन नेग्लेक्ट, सो दैट वी हैव ऑब्टेन्ड एक्सटेंशन। नाउ वी कैन शो द फोर्सेस एंड एनालाइज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस knot, translational equilibrium of the knot P. So we have to draw the ABD. Extension in the chord for reference, what, ये हमने जो पुराना डायग्राम था उसको रेफरेंस के लिए वापस ड्रॉ कर दिया, तो ध्यान रहे मिडिल कॉर्ड का एक्सटेंशन x एंड आउटर कॉर्ड्स का एक्सटेंशन क्या थे, x cos थीटा, x cos थीटा। सो नाउ वी कैन प्लॉट द ABD। ये K2x क्या मिडिल फोर्स का, नाउ एंगल थीटा पे क्या होगा, K1x, अगेन हियर एंगल थीटा पे क्या होगा, K1x cos theta. So it is K1x cos theta, K1x cos theta. All the three forces we have shown, and now downward force is mg. So here we have to find tensile force. This K2x find करना है. So it is take x and y. अब देखिए ओरिएंटेशन यहाँ कैसे भी ले सकते हैं, बट किसी भी तरीके से लें, आपको दो से ज्यादा फोर्सेस रिजॉल्व करनी होंगी, क्योंकि इनमें कोई सी भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने ये x हॉरिजॉन्टल एंड y वर्टिकल लिया। सो अकॉर्डिंग दैट दिस इज ये x के पैरेलल, ये दोनों लाइन y के पैरेलल, कैसी ये एंगल भी थीटा होगा, और ये क्या होगा फिर K1x cos स्क्वायर थीटा y, बिकॉज ये K1x cos थीटा है, इसका ये कंपोनेंट ये एंगल cos थीटा, तो ये K1x cos स्क्वायर थीटा, K1x cos थीटा एंड अगेन cos थीटा। सिमिलरली हियर ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, K1x cos स्क्वायर थीटा। नाउ हमें केवल मिडिल कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है, सो नो नीड टू शो द x कंपोनेंट। अगर शो करेंगे दोनों इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे। सो समीशन fy इक्वल टू 0, व्हाट वी हैव 2k1x cos स्क्वायर थीटा प्लस k2x इज इक्वल टू mg, एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट k2x। सो नाउ यूज इक्वेशन 1, रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2, सब्स्टिट्यूटिंग k1 इज इक्वल टू k2 cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट, यहां पे जो इक्वेशन 1 से k1 की वैल्यू निकाल ली, k1 इक्वल टू k2 cos थीटा, तो यहां पे k2 cos लिख देंगे। सो 2k2x cos थीटा, तो ये cos क्यूब हो जाएगा, प्लस k2x इक्वल टू mg। नाउ k2x यू कैन टेक कॉमन, एंड दैट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स T। सो टेंसाइल
T in the middle chord is T is equal to K2x, that is mg upon 2 cos cube theta plus 1. So please take care of this. Now, majority students, what we I have seen, when they are solving the problem, दो जगह उनसे मिस्टेक्स होती है. या तो उन स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट रिलेट होंगे, वहां गलती हो गई, या इसका एक्सटेंशन x होगा तो ये x cos थीटा होगा, तो ये खुद फोर्स k1 x cos थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, k1 x cos स्क्वायर थीटा. तो यहां पे गलती होती है, तो उनका आंसर अक्सर यहां cos स्क्वायर थीटा आता है. सो अगर आपने चीजों को बहुत माइन्यूटली सोचा है तो ऐसी कोई गलती नहीं होगी. सो लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. Example 4, question 13, build up your understanding. What is the question? A light frictionless pulley is suspended with the help of a light spring. One end P of a light inextensible thread that passes over the pulley is free and the other end is tied to another light spring that is affixed to the ground at its lower end as shown in the figure. Stiffness of both the springs is K is equal to 500 Newton per meter. The free end P is H is equal to 10 centimeter above the ground. What minimum pull at the end P will bring it to the ground? ये सेटअप है. अब देखिए, इसमें जो पहली स्प्रिंग यहाँ सीलिंग से सस्पेंडेड है और उसकी हेल्प से एक लाइट आइडियल पुली को सस्पेंड किया गया है. एक थ्रेड जिसका P एंड जो है नाम दिया P फ्री है और ये थ्रेड इस पुली से पास होता गया है. इस थ्रेड का दूसरा एंड हमने एक स्प्रिंग से अटैच किया और उस स्प्रिंग का जो लोअर एंड है ग्राउंड से अफेक्स कर दिया. दोनों स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट सेम है और इस P की जो हाइट है ग्राउंड से H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ वी टू थिंक द प्रोसेस. इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, द पुली इज मासलेस. सो व्हाट विल हैपन, एक सिंप्लिसिटी से अगर हम देखें शुरू में हमें क्या दिखाई देगा, जितना फोर्स F यहां अप्लाई करेंगे वो फोर्स स्प्रिंग पर भी आएगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंड करेगा और जितना फोर्स F होगा उतना ही टेंशन T यहां पर और T यहां पर, तो यहां पे 2T, मतलब अगर फोर्स हमने F लगाया तो यहां पे फोर्स 2F, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2 डबल होगा इस स्प्रिंग पे, तो उसी स्प्रिंग के एक्सटेंशन से पुली नीचे आएगी. तो इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट है दो फैक्टर से गवर्न हो रहा है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग and due to double extension in the spring downward shift of the pulley. तो यहां पे विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सुपरपोजिशन से भी हम कर सकते हैं या कंस्टेंट इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं. ये तो कंस्टेंट की बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मासलेस ऑफ पुली, जो पुली मासलेस, उसका क्या फर्क पड़ेगा. लेट अस सी. ड्यू टू वेनिशिंगली स्मॉल इनर्शिया, net force on the pulley must always be close to a null vector. Thus, the pulley can acquire a finite velocity as well as can be stopped almost instantaneously. जैसे ही पुली पे हल्का सा इम्बैलेंस होगा वो एक फाइनाइट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी क्योंकि इनर्शिया जीरो है, इसको जीरो टाइम में एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस वापस बैलेंस होगा वो तुरंत रुक भी जाएगी. मतलब इस पुली का जो मासलेस ऑब्जेक्ट है उसको हम इंस्टेंटेनियसली मोशन दे सकते हैं और इंस्टेंटेनियसली स्टॉप कर सकते हैं. दैट वी हैव टू use here in this problem. In addition to the above fact, the constant relation between displacement of the end P of the thread, extension in the spring and displacement of the pulley must also be explored. तो constant को और एक्सप्लोर करना है. तो constant एक बार अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन देखें तो क्या होगा, इसका एक्सटेंशन हमने माना x, तो इसका 2x, तो 2x से पुली नीचे आई 2x, तो पुली के नीचे आने से 2x तो नीचे आया ही, ये 4x नीचे आएगा क्योंकि पुली 2x, तो 2x थ्रेड यहां से लूज होगा, 2x यहां से, तो ये 4x नीचे आएगा और अपने खुद के एक्सटेंशन से x और नीचे आया, तो इसका एक्सटेंशन होगा, इसका शिफ्ट होगा 5x. लेट अस सी इट बाय मेकिंग कांस्टेंट इक्वेशन. कांस्टेंट रिलेशन, change in sum of all the variable portions of the string OP is equal to extension in the lower spring. मतलब जो हमने string OP लिया,
इसके सारे वेरिएबल पोर्शंस का जो सम होगा इस स्प्रिंग के एक्सटेंशन के इक्वल होगा। यहां से यहां तक जो लेंथ कितनी चेंज होगी, जितनी स्प्रिंग बढ़ेगी। सो दैट इज द रिक्वायर्ड कांस्टेंट। तो इसको हमने x1 दे दिया पुली के एक्सेल को, और इस n को x2, और ये हाइट जो यहां से यहां तक इसको हम से कैपिटल H। अब हमें स्ट्रिंग OP की लेंथ लिखनी है, तो OP क्या होगा, ये लेंथ मीन्स H माइनस x1, and this length, this means x2 minus h. So this is what, this length is, again I am saying h minus x1, or this length is what, h minus x2, and that length is equal to OP. H minus x1, this length, plus this length, h minus x2 is equal to LOP. OP subscript means that denotes length of this portion. Now see here, this length is not a constant, ये चेंज होगी, और इसका चेंज क्या होगा, एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, h minus 2x1 plus x2 is equal to LOP. Now if you take differential, so what we'll have, del of this is equal to del of LOP. Now del of h will be 0, so what we have, minus 2 del of x1 plus del of x2 plus del of LOP. Now what we think, what is x1? X1 is what, shift in this pulley, and x2 means what, x2 हमने किसको लिया, this, ये x2 means shift of the point P जो हमें कैलकुलेट करना है, del x2 कैलकुलेट करना है। what is del of P, extension in this spin. Now let us call this equation number 1. Now we have to concentrate about the forces here. Del x1 is measured what, extension in the upper spring. क्यों, ये del x1 is m here is not measured, what, जितना ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा उतना ही पुल नीचे आएगा, सो ये स्प्रिंग के एक्सटेंशन से मेजर होगा। del x2 is measured h, क्योंकि del x2 क्या है, ये x2, हमें इस x2 को बढ़ा के यहां तक लाना है, तो डेल्टा x2 क्या है, h के इक्वल। And del OP is extension in the lower spring. ये del LOP क्या है, ये यहां से यहां तक के लेंथ में कितना चेंज होगा, जितना ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। So this symbol means equal to or m is measured. Extensions in the spring are equal to ratio of respective tensile forces to the force constants. जो स्ट्रिंग के एक्सटेंशन होंगे स्प्रिंग के, वो उस स्प्रिंग में कितनी टेंशन होगी और फोर्स कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होंगे। सो लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर द फोर्सेस डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, या टेंसाइल फोर्सेस जो स्प्रिंग्स में आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। द टेंसाइल फोर्सेस इन द स्प्रिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कोशिश करें एनालाइज करने की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली, अब पुली पे हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया, जो Pn पर फोर्स हमने F डाउनवर्ड लगाया होगा वो यहीं पे एज ए टेंशन डेवलप होगा, और दूसरी तरफ भी फोर्स F होगा क्योंकि ये पुली आइडियल है। तो यहाँ फोर्स F डैश मस्ट बी इक्वल टू 2F। नो नीड टू राइट इक्वेशन, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन अब हम डायग्राम में ही कर सकते हैं। तो 2F हुआ, सो व्हाट विल बी डेल्टा x1, दिस 2F by k, एंड व्हाट विल बी डेल्टा ये LOP, that is F by K. Now substitute the values. Delta x2 हमको फाइंड करना है, delta x2 क्या है, h. Substituting the above values in equation 1 we get minus 2 into 2F by K plus h is equal to F by K. So ये जो delta x1 जो हमने क्या रखा 2F by K, delta x2 आप देखिए h है, इसकी जगह क्या रखा h, and delta LOP क्या है F by K. Now from here, what is F is equal to KH by 5. So F is equal to KH by 5 है। अब वैल्यूज रख के हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। K is 500, H is 10 centimeter, and this upon 5. This value comes to be 10 Newton. ये आप वैल्यूज रख के सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करें। Example 5, question 15, build up your understanding. An arrangement inside a lift is shown in the figure. The pulleys and the threads are ideal, and masses of the blocks are small m and capital M.
capital M is greater than twice of small m. Find the minimum acceleration of the lift for which the thread remain taut and the blocks accelerate in the same direction related to the ground. Acceleration due to gravity is g. ये सेटअप है. अब देखिए इसमें कैपिटल एम को स्मॉल एम के डबल से ज्यादा दिया हुआ है. इट मीन्स जब इसको रिलीज करेंगे तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो कैपिटल एम है डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा. लेकिन हमें क्या देखना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो. तो ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ये है, तो रिलेटिव मोशन के आइडियाज कंबाइन करके हम एक्सेलरेशन को काउंट करना है. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट आइडिया जो हमें ध्यान देना है वो यहां पे, वो ये कि जस्ट सी हियर, फॉर द थ्रेड टू रिमेन टॉट अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट मे अज्यूम एनी रीजनेबल वैल्यू, बट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन of the lift must not exceed acceleration due to free fall or acceleration due to gravity. What? A must be less than G for all A downward. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेशन लें तो इन दोनों ब्लॉक्स पे ग्रेविटी के अलावा स्यूडो फोर्स और एक्सपीरियंस होंगे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, और वो स्यूडो फोर्स इस थ्रेड की टेंशन इंक्रीज कर देंगे. और रीजनेबल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि वो एक्सेलरेशन इतना ज्यादा ना हो कि टेंशन इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि थ्रेड टूट जाए. अब इन थ्रेड की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. सिमिलरली अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी तो दोनों ब्लॉक्स पे जो स्यूडो फोर्स अपवर्ड एक्सपीरियंस होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्यूडो फोर्स इतना हो जाए कि इनके वेट को बैलेंस कर दें और उस केस में क्या होगा, थ्रेड क्या होंगे, लूज पड़ जाएंगे, स्लैक हो जाएंगे. तो इसका मतलब यह हुआ जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जी से कम ही होना चाहिए. कांस्टेंट रिलेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट आइडिया है, हमने बात क्या की कि कैपिटल एम ट्वाइस स्मॉल एम से ज्यादा है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये हमेशा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा. सिंस एम इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एम स्मॉल एम, acceleration of the block of mass capital M must be downwards related to the lift. Denoting accelerations of the blocks relative to the lift by letter B and C, the constant relation can easily be written by method of visual inspection. अब B हमने इसका acceleration मान लें upward and C downward. ध्यान रहे ये B और C with respect to lift है. अब देखिए visual inspection क्या है कि जितना मान लो हमने इसका पुली का शिफ्ट लिया कुछ डेल्टा एक्स, तो ये पुली जब डेल्टा एक्स नीचे आई तो इधर से डेल्टा एक्स थ्रेड बढ़ा, इधर से डेल्टा एक्स थ्रेड बढ़ा, तो 2 डेल्टा एक्स यहां से यहां के बीच में थ्रेड बढ़ा, तो 2 डेल्टा एक्स कहां से कंपनसेट होगा, यहां इसके ऊपर जाने से. तो अगर ये ब्लॉक कैपिटल एम डेल्टा एक्स नीचे आता है तो ये कितना ऊपर जाएगा, 2 डेल्टा एक्स. मतलब जो ये अगर सी है तो ये बी क्या होगा, 2c, बी इक्वल टू 2c. दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन हम लिख चुके. आप कांस्टेंट इक्वेशन ट्राई करके और लिख के ट्राई कर सकते हैं. सो इक्वेशन नंबर 2, b इज इक्वल टू 2c एंड b एंड c आर रिलेटेड टू लिफ्ट. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. To find accelerations b and c of the blocks related to the lift, we replace the acceleration of free fall by g plus minus a. ये आइडिया हम पहले सीख चुके हैं. G प्लस ए कब होगा, जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेरेट होगी, और G माइनस ए कब होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलेरेट होगी. अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन इजीली लिख सकते हैं. G प्लस ए फॉर अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एंड G माइनस ए फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. ऐसा करने से हमें स्यूडो फोर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है. यह आइडिया हम जब एक्सेलरेटेड लिफ्ट में एटवुड मशीन का क्वेश्चन लिया था वहां डिस्कस कर चुके थे. अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही तो उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लें. हियर A डिनोट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. यहां पे A क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन. NLM ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m रिलेटेड टू द लिफ्ट. सो व्हाट वी हैव, इस पर टेंशन T, स्मॉल m जी डाउनवर्ड, G की जगह क्या होगा, G प्लस माइनस ए. प्लस ए किस लिए, जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेरेट होगी, माइनस ए कब, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलेरेट होगी. तो दोनों केस में एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन हम अलग अलग फाइंड करने की बजाय ये प्लस माइनस साइन करके एक साथ कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू mb. सो व्हाट वी हैव, xy, सो देयर इज ओनली नीड टू राइट समेशन fy इज इक्वल टू ma. सो t माइनस m, g प्लस माइनस a इज इक्वल टू mb.
सो b इज इक्वल टू टी बाई एम वॉट माइनस जी प्लस माइनस ए, पूरी इक्वेशन को हमने m से डिवाइड कर दिया, तो यहां से b मिल गया, इक्वेशन नंबर 3. An element on the block of mass capital M relative to the lift. So here this 2t and mg plus minus a, and that is what? mc. So here equation you can write here, mg plus minus a minus 2t is equal to mc. So c is equal to what? g plus minus a minus 2t by m, equation number 4. Now the idea is what? Why I am writing here accelerations? अब जो हमारा कांस्टेंट रिलेशन है व्हाट b इक्वल टू 2c, उसमें b और c की वैल्यू रख दें तो हमें केवल t में सिंगल इक्वेशन मिलेगी एंड वी कैन फाइंड t फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 and 4. 2, 3 and 4 व्हाट वी कैन राइट हियर, t इज इक्वल टू 3mm अपॉन m प्लस 4m g प्लस माइनस a, दैट वी कैन राइट हियर. ये t का एक्सप्रेशन आ गया. अब t के एक्सप्रेशन वापस 3 और 4 में रख के हम b और c फाइंड कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग द अबव रिजल्ट इन इक्वेशन 3 and 4 वी गेट. अब ये कैलकुलेशन आप वेरीफाई करेंगे. b क्या आएगा, 2m माइनस 4m अपॉन कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m g प्लस माइनस a अपवर्ड, एंड व्हाट विल बी c. लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी जब रिलेटिव मोशन का आइडिया कंपनसेट करेंगे. c is equal to capital M minus 2m upon m plus 4m g plus minus a downward, से इक्वेशन नंबर 6. नाउ अब हमें रिलेटिव मोशन का आइडिया लिफ्ट के एक्सेलरेशन को कंपनसेट करना है. सो वी हैव टू, हमें इन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. सो लेट अस रीराइट द रिलेवेंट इक्वेशन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. To find expressions for accelerations a1 and a2 of the blocks of masses small m and capital M related to the ground, we have to use idea of relative motion. Case first, if the lift has an upward acceleration. A lift का acceleration हम a assume कर लें. इसमें एक obvious होगा, जो small m का acceleration b upward था तो ground के respect में क्या होगा, a plus b अपवर्ड ही रहेगा. लेकिन जो कैपिटल M का एक्शन C डाउनवर्ड था तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A माइनस C अपवर्ड होना चाहिए, एंड दैट इज आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन. लेट अस सी. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ मास स्मॉल m रिलेटेड टू द लिफ्ट इज अपवर्ड एंड दैट ऑफ द लिफ्ट इज ऑल्सो अपवर्ड्स. एक्सेलरेशन A1 मस्ट बी अपवर्ड. जो इसका एक्शन A1 अपवर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि b भी अपवर्ड था जो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में था, और लिफ्ट भी अपवर्ड जा रही, तो हमें ग्राउंड रेस्पेक्ट में दोनों एक्सेलरेशन सम होते हुए दिखाई देंगे. तो लिफ्ट स्मॉल m का एक्सेलरेशन अपवर्ड ही आएगा. हम कैपिटल M के बारे में देख लें. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एक्सेलरेशन a2 ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M रिलेटिव टू द ग्राउंड मस्ट ऑल्सो बी अपवर्ड. जो कंडीशन दी है कि कैपिटल M का भी अपवर्ड होना चाहिए. तो अगर रिलेटिव मोशन का आइडिया देखें तो लिफ्ट a से ऊपर जा रही है, उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक जो कैपिटल M का है C से नीचे आ रहा है, तो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन C माइनस ए होगा और C A से छोटा होना चाहिए. सो A2 इज इक्वल टू A माइनस C अपवर्ड, एंड ये अपवर्ड होने के लिए C A से छोटा होना चाहिए. इट मीन्स A मस्ट बी ग्रेटर देन C और C मस्ट बी स्मॉलर देन A. दैट इज रिक्वायर्ड कंडीशन. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A एंड C. अब C की जो वैल्यू था हमने पीछे इक्वेशन रख दिया. व्हाट C, m माइनस 2m m प्लस 4m अपॉन g प्लस a. अपवर्ड के लिए माइनस साइन प्लस a यूज करेंगे. नाउ सॉल्विंग, यहां से a को इधर ले जाके इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, a मस्ट बी ग्रेटर देन m माइनस 2m अपॉन 6 स्मॉल m इंटू g. तो ये अपवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए. सो व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, दिस वन. सो लिफ्ट का जो अपवर्ड मिनिमम एक्सेलरेशन होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ लेट अस कंसीडर केस 2, लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. केस सेकंड, इफ द लिफ्ट हैज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो इसमें देखो जो कैपिटल M है वो उसका तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है ही, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन A उसमें ऐड होकर वो डाउनवर्ड ही रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती. डायरेक्शन किसकी चेंज हो सकती है, स्मॉल m की, जिसका एक्शन B था. अब A डाउनवर्ड, तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, A माइनस बी, रिलेटिव मोशन का आइडिया से. तो यहां जो है
ए बी से बड़ा होना चाहिए, बी ए से छोटा होना चाहिए. Similar to that, acceleration of the block of mass capital M related to the lift is downwards and that of the lift is also downwards. Acceleration A2 must be downward. ये तो downward होगा ही. अब हमें स्मॉल m का जो एक्सेलेरेशन है उसको भी डाउनवर्ड ही रखना है, तभी ग्राउंड रेस्पेक्ट में दोनों एक्सेलेरेशन हमको सेम डायरेक्शन में ऑब्जर्व होंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, acceleration A1 of the block of mass small m related to ground must also be downwards. तो relative motion का आइडिया से क्या होगा? A1 is equal to A minus B, downward. क्यों? B upward था और A downward, तो downward रखने के लिए A minus B. अब ये downward मतलब A should be greater than B और B must be smaller than A. तो यहाँ पे B की जो वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली वो सब्स्टिट्यूट कर दें. So 2m minus 4m upon m plus 4m small into g plus minus a. So what we take here? Plus minus. So we take here minus sign. So a 2m plus minus 3m and g. So इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन लेके, प्लस साइन इसमें कंसिडर नहीं करना कि प्लस साइन अपवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए था. और इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हाट यू गेट, a इससे बड़ा आना चाहिए. नाउ मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए जो a था g से छोटा होना चाहिए. सो स्मॉलर देन g एंड ग्रेटर देन दिस. सो दिस इज द आंसर. Example 6, that is question 20. Build up your understanding. A ball of mass small m is suspended from a bar of mass capital M with a light inextensible cord. The bar can slide on a frictionless slope of inclination theta. Initially, the bar is held motionless so that the ball also stays motionless as shown in the figure. Find accelerations of the bar and of the ball related to the ground immediately after the bar is released. Acceleration due to gravity is denoted by g. So this is the setup given. अब इसमें क्या होगा, पहले हमने बार को पकड़ रखा है, ये बार है कैपिटल एम की, तो ये बार को पकड़ रखा है, मोशनलेस मतलब रोक रखा है, तो ये भी रुका रहेगा. अब जो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग जरा देखें क्या होगा, जैसे ही बार को रिलीज करेंगे उसको तुरंत बाद एक्सेलरेशन निकालना है. वाई इमीडिएटली? कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये थ्रेड पीछे स्विंग हो जाएगा बार के रेस्पेक्ट में और वो ये ऑस्किलेट करने लग जाएगा. एंड ऑस्किलेशंस वी हैव नॉट स्टडीड. सो अगर इसका ऑस्किलेशन स्टडी करना हो दैट वी स्टडी आफ्टर एसएचएम. तो यहाँ इमीडिएटली आफ्टर, अब इमीडिएटली मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में एक बात देखी थी, जो ब्लॉक्स या जो बॉडीज जिनका इनर्शिया होता है, अगर वो बैलेंस हैं, रुके हुए हैं, बैलेंस कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, रुके हुए हैं, जैसे कोई अनबैलेंस क्रिएट करेंगे उसके इमीडिएटली आफ्टर दोनों ही मास, जितने भी मासेस होंगे वो अपनी पोजीशन नेग्लिजिबल अमाउंट में शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे. तो ये जो मास ये था बार का और ये हमने इसको रोक रखा है, तो सारी फोर्सेस बैलेंस है. जैसे ही छोड़ा बार को, अनबैलेंस क्रिएट किया, उसके इमीडिएटली आफ्टर ये बार एक्सलेट तो होगा लेकिन इसका शिफ्ट डाउनवर्ड वी कैन नेग्लेक्ट. सिमिलरली इसका भी जो शिफ्ट होकर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा. इट मींस थ्रेड विल रिमेन ऑलमोस्ट वर्टिकल. ये इंपॉर्टेंट आइडिया था जो हमें समझना था इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले. लेट अस राइट द आइडियाज. इमीडिएटली आफ्टर द बार इज रिलीज्ड, द बार बिगिंस टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड, बट दे कैन चेंज देयर पोजिशंस बाय वेनिशिंगली स्मॉल अमाउंट. मतलब जैसे ही हमने बार को रिलीज किया, द बार बिगिंस टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड, बट दे मींस दोनों, ये बार और ये बॉल, दोनों अपनी पोजीशंस वेनिशिंगली स्मॉल अमाउंट चेंज करेंगे. मतलब उनकी पोजीशन में इतना नेग्लिजिबल चेंज होगा कि हमें दिखाई नहीं देगा. थ्रेड विल रिमेन वर्टिकल. दस द थ्रेड रिमेन्स वर्टिकल एंड टॉट. थ्रेड टॉट भी रहेगा. कंस्टेंट क्या होंगे इसमें, वो विजुअल इंस्पेक्शन देख सकते हैं. Since the thread remains vertical, the ball can have only vertically downward acceleration. In addition, the thread remains taut. The components of acceleration of the bar along the thread must be equal to acceleration of the ball. That is constant.
अब ये कांस्टेंट आपको किसी इक्वेशन से डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा, ये इस प्रॉब्लम को एनालाइज करके सोचना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट बिगेस्ट ब्यूटी इन दिस क्वेश्चन। पहले ये कि अनबैलेंस क्रिएट करने के बाद दोनों ही मासेस अपनी पोजीशन नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज करेंगे तो थ्रेड ऑलमोस्ट वर्टिकल ही रहेगा। अगर थ्रेड वर्टिकल है तो इस पर टेंशन टी अपवर्ड, इस पर mg डाउनवर्ड, सो दोनों फोर्स वर्टिकल हैं, तो इस बॉल का जो एक्सेलेरेशन होगा वर्टिकली ही होगा और डाउनवर्ड। एंड दूसरा बात क्या है, थ्रेड को टॉट रहना है, थ्रेड को टॉट रहना है, उसके दोनों एंड के एक्सेलेरेशन थ्रेड के अलोंग इक्वल होने चाहिए, दैट वी स्टडीड इन कांस्टेंट मोशन। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस। ये आपका बार है और ये ब्लॉक। सो हियर वी डिनोट एक्सेलेरेशन ऑफ बार बाय a1 डाउनवर्ड पैरेलल टू द प्लेन एंड एक्सेलेरेशन a2 ऑफ द बॉल डाउनवर्ड। अब हमारा कांस्टेंट से क्या है, a1 का थ्रेड के अलोंग कंपोनेंट a2 के इक्वल होगा, क्योंकि a2 पूरा ही थ्रेड के अलोंग है। सो दिस एंगल विल बी थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज a1 sin थीटा। सो व्हाट द कांस्टेंट रिलेशन वी हैव, a2 is equal to a1 sin theta. So that constant we could have written by visual inspection very easily. Otherwise, by making constant equation, it will be somewhat difficult. Now we apply Newton's laws on both the bodies to find their accelerations. NLM on the block. So that is this block, or you can say bar. So this is tension T, जो thread नीचे था इसको T से पुल करेगा, एंड ये N, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दिस इज फोर्स mg, एंड दिस mg और N के बीच का एंगल थीटा जो इंक्लिनेशन का एंगल होगा, एंड इसका एक्सेलेरेशन जो ये होगा इक्वल टू साइन दिस इज व्हाट इन दिस वे। अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से अरेंज करना है कि a1 मिल जाए, n हमारे पास अननोन है, तो अगर हम इक्वेशन में n ना आए तो हमारा काम चल जाएगा एट फर्स्ट साइट। सो अगर हम x इस तरह से लें और y इस तरह से लें तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो n की जरूरत नहीं होगी, दिस वे। सो कंपोनेंट किसके करने पड़ेंगे, t और mg के। अब देखिए दूसरा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का अरेंजमेंट लें, आपको दो वेक्टर, आपको मान लो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिया, तो आपको n और a1 कैलकुलेट करने कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, उसमें n इक्वेशन में और आ जाएगा तो आपकी इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। सो वी हैव टेकन दिस ओरिएंटेशन। सो व्हाट वी हैव, mg component mg sin theta, you can see very easily, और t का component t sin theta। इन कंपोनेंट को लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी हमारे हिसाब से केवल x वाली इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर n की इक्वेशन जरूरत होगी तो इन कंपोनेंट को और लिख लेंगे। सो समीशन fx इज इक्वल टू max, इससे क्या मिला, mg sin थीटा कैपिटल प्लस t sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ma1, कैपिटल mg sin थीटा प्लस t sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ma1, इक्वेशन नंबर 2। Because equation first we obtained what, a1 sin theta was a2, the constant relation. Now we apply NLM on the ball. So ball पर t upward and mg downward, t mg, and ball का acceleration a2 downward, so that is a2. So here vertical and horizontal coordinate system से काम चल जाएगा और y direction equation से ही हमको काम चल जाएगा। ये xy summation fy is equal to may, so what, mg minus t is equal to ma2, equation 3. Now from equation 1 to 3 we can find the desired answer. From equation 1 to 3 we get a1 is equal to small m plus capital M g sin theta upon capital M plus small m sin square theta down the plane, and this calculation you can verify. Now what will be a2, capital M plus small m g sin square theta upon m plus small m sin square theta vertically downward. So this calculation you can also verify. Now what was the important thing in this problem? Again, अगर जो क्वालिटेटिव थिंकिंग हमने शुरू में किया वो आप हटा दें, सीधे इक्वेशन लिखना शुरू करें, तो आप इक्वेशन एक दो इक्वेशन लिखने के बाद फंस जाएंगे। आप ये इक्वेशन लिख लेंगे बट a1 a2 में रिलेशन आप सोच नहीं पाएंगे। और ये हमने न्यूटन्स लॉ में डिसाइड किया था कि जहां भी इंटरकनेक्टेड बॉडीज हों तो वहां पे कांस्टेंट रिलेशन पहले लिख लें, क्योंकि उनकी जरूरत तो पड़नी ही है। और आप देखिए मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट रिलेशन में ही आपको बहुत ज्यादा सोचना होगा। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 7, क्वेश्चन 22 of build up your understanding. A block of mass small m placed on a wedge of mass capital M is attached at one end of a light inaccessible cord
that passes over an ideal pulley affixed on the top of the wedge as shown in the figure. The free end of the thread is pulled by a constant horizontal force F. If friction between the block and the wedge as well as between the wedge and the floor is absent, find acceleration of the wedge. Acceleration due to gravity is denoted by G. So this is the setup. अब जैसा लिखा है वैसा सेटअप है। एक वेज जिसका मास कैपिटल एम है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम का, और ये थ्रेड जो ये पुली जो वेज से अटैच्ड है पास हो रही है, और इस थ्रेड के फ्री एंड पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया। पूरे सिचुएशन में कहीं फ्रिक्शन नहीं है। हमें किसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। नाउ हियर यू कैन कंसीडर बोथ द बॉडीज सेपरेटली एंड यू कैन फाइंड, अगर दोनों बॉडीज को सेपरेटली फाइंड डिस्कस करेंगे तो आप देखिए इसमें एक्सेलरेशंस कौन कौन सी होंगे। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, ये स्मॉल एम का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं मालूम तो उसके दो अननोन हो गए, एक तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सो 3 अननोन, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन बीच में, सो कितने 4 अननोन। यू हैव टू मेक 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड 4 इक्वेशन को सॉल्व करना एक कम्बरसम टास्क होगा। बट यहां हो सकता है हमें एन की जरूरत ना पड़े, तो हम एक काम करें, पहले एज ए सिस्टम पूरा अज्यूम करते हुए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हुए इक्वेशन लिखें, लेकिन उसके लिए हमें इक्वेशन क्या होती है? समीशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन एम आई ए आई। सारी बॉडीज के एक्सेलरेशंस को देखने पड़ेंगे। तो ये काइनेमेटिकल कंस्टेंट्स हैं, किसके एक्सेलरेशन कैसे होंगे हमें पहले वो देख लें तो हम सारी बातें कर पाएंगे। तो ये हमने एक बहुत क्रूड वे में लॉजिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस की। लेट अस फर्स्ट document the qualitative analysis. Due to pull F, the wedge accelerates towards the right, obvious. C with acceleration small a, and the block slide on the wedge with an acceleration say small b up the plane relative to the wedge. हमने ये B स्लाइडिंग मान लिया, तो मतलब B ऐसा इसी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड अज्यूम कर लिया, डाउनवर्ड भी हो सकता है बट हमने अपवर्ड अज्यूम कर लिया क्योंकि B हमें फाइंड नहीं करना, तो इसको जो भी अज्यूम करें तो काम चल जाएगा। क्योंकि अगर बी फाइंड करना होता तो बी की वैल्यू अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आ जाएगी। तो हमने बी इसका स्लाइडिंग का एक्सेलरेशन रिलेटिव, तो मतलब जब काइनेमेटिकल कांस्टेंट लेंगे या काइनेमेटिकल कांस्टेंटेशन तो हम देखें क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ए और ये बी इस वेज के रिलेटिव है तो इसमें एक्सेलरेशन ए ऐड हो जाएगा ऐसे, तो हमें ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ए यहां ऐड करने के लिए हमने ये यहां शो कर दें, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन जो होगा इस ब्लॉक का, इस ए और बी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सम होगा। तो ये काइनेमेटिकल कंसीडरेशन है। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का आइडिया आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हमें ध्यान रहे कि नॉर्मल रिएक्शन को एक्सक्लूड करना है, तो आइडिया क्या होगा? पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख लें, उसके बाद ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें और उसमें केवल इस डायरेक्शन इक्वेशन लिखें, तो ये एन उसमें नहीं आएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। एंगल थीटा, जो एंगल थीटा तो वही एंगल थीटा होगा ए और बी के बीच में। नाउ एनएलएम ऑन द सिस्टम ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक। तो अब इसमें सारे एक्सटर्नल फोर्स शो करें, एफ यहां से ग्राउंड से नॉर्मल ऑन द वेज, एन सबस्क्रिप्ट जी, स्मॉल एम जी वेट ऑफ द ब्लॉक एंड कैपिटल एम जी वेट ऑफ द वेज इक्वल टू सारे एम में, कैपिटल एम में वेज का, इसका स्मॉल एम में एंड स्मॉल एम बी, स्मॉल एम में एंड स्मॉल एम बी, ये नोट कर लिया। नाउ हमें अभी इसमें दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, बट वी राइट ओनली एक्स कंपोनेंट, क्योंकि वाई के हमको ये एन जी आ जाएगा, शायद एन जी की जरूरत नहीं, तो वाई कंपोनेंट इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तो ये एंगल थीटा शो कर दिया जो एंगल थीटा होगा, और एक्स एंड वाई, सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एम एक्स, हियर शुड बी समीशन, so please concentrate here, there is summation sign because we are writing equation for system of particles. So f x डायरेक्शन में देखिए केवल एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो f, तो यहाँ पे केवल f आएगा इस साइड में, और सारे ma का सम हॉरिजॉन्टल, तो कैपिटल ma होगा स्मॉल ma प्लस स्मॉल mb cos थीटा, क्योंकि इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो ऐसी बात हुई थी,
हम ब्लॉक पर एनालिसिस अप्लाई करें और उसमें केवल वेज के सहारे, वेज के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उन्हीं की बात करेंगे उसमें, तो इनका ये इंटरनल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएलएम ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस शो करें। तो एक तो ये एफ, क्योंकि थ्रेड में जितना पुल किया उतना ही टेंशन हो जाएगी, एफ एंड वेज से नॉर्मल रिएक्शन, और ये वेट नॉर्मल से एंगल थीटा बनाएगा, इक्वल टू इसके दोनों एक्सेलेरेशन, किनेटिक डायग्राम में एक्सेलेरेशन इनटू मास क्या होगा, एम बी और ये एम ए, एंगल थीटा। अब हमें बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन कौन सी लिखनी थी, एफ इस डायरेक्शन वाली, इसमें एन नहीं आएगा, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम ने इस अरेंज किया, सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स व्हाट इट गिव्स। ऐसा करेंगे तो केवल एम, आप देखिए एम जी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल एम एक्स में, एफ एक्स में क्या आएगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी प्लस एम ए का कंपोनेंट हियर एम ए कॉस थीटा। सो व्हाट वी हैव फर्दर, दिस एम ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट लिया, सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स व्हाट, एफ माइनस एम जी साइन थीटा is equal to mb plus ma cos theta, say equation number 2. From equation 1 and 2 we get, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 दो इक्वेशन है, दोनों ने ए और बी, हम काम चला सकते हैं, बी को एलिमिनेट कर दें, आपको रिक्वायर्ड आंसर ए मिल जाएगा। नाउ जो हम दोनों ब्लॉक्स को अलग कंसिडर करते हैं, तो आप देखिए हमने सोचा वहां 4 इक्वेशन बनती है और 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना एक कंबरसम टास्क होता है। तो यहां हमने बहुत स्किलफुली पूरे सिस्टम पर जो हम इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन्स लॉ उसका यूज किया। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो हमारा काइनेमेटिकल कंसिडरेशन था उस पर एक बार रिकंसिडर कर लें, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले इक्वेशन पर। तो इन दो 1 2 से जो हमारा इक्वेशन आएगी दैट विल बी एफ इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा plus small mg sin theta cos theta upon capital M plus small m sin square theta towards this. So this answer you can verify by solving these two equations. By means you have to eliminate B. Now let us come on the next question. Example 8, question 25, build up your understanding. A rigid triangular frame ABC made of a thin rod is fixed in a vertical plane. Angles between the rod segments at the corner B and C are 74 degree and 55 degrees respectively. A small bead starting from rest from the corner A takes equal time to slide down the arm AB and AC. There is no friction between the bead and the arms. Find angle theta which the arm BC makes with the horizontal. So this is the setup. What is this wire frame, rigid wire frame is fixed in the vertical plane. ये एंगल 74, ये एंगल 55 और ये एंगल थीटा, दैट वी टू फाइंड। व्हाट इज गिवन, अगर इस बीट को यहां से छोड़ें तो ए से बी तक स्लाइड करने में वो उतना ही टाइम लेती है जितना ए से सी तक स्लाइड करने में। तो एक सिंपल आइडिया है हम इसका स्लाइडिंग टाइम कैलकुलेट कर लें न्यूटन्स लॉ से एक्सेलरेशन फाइंड करके, क्योंकि अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया यहां से ये वाला एंगल, तो जी का कंपोनेंट मिल जाएगा जो एक्सेलरेशन होगा, तो वो टाइम निकाल लें। और ऐसे ही हम यहां से वर्टिकल से ये एंगल फाइंड कर लें तो जी का कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, वही इस बार बीट का इस रॉड पे एक्सेलरेशन होगा, उससे टाइम फाइंड कर लेंगे, और इनकी लेंथ हम साइन रूल से रिलेट कर सकते हैं, तो उन टाइम्स को इक्वेट करते हैं, ये गेट द आंसर। सो व्हाट वी हैव सॉल्यूशन, ज्योमेट्री ऑफ द सेटअप। उस ज्योमेट्री क्यों किया, यहां से वर्टिकल से एंगल मिलेगा, मतलब इन दोनों रॉड्स के इंक्लिनेशन फाइंड करने हैं हमें इस पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सेटअप, ये हमने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। अब एंगल देखें, ये एंगल क्या होगा 35 माइनस थीटा वाई, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 55 होगा, और ये ऑलरेडी 90 है तो ये 90 माइनस थीटा प्लस 55, सो इट विल बी 35 माइनस थीटा। Similarly, you can find this angle 16 plus theta. So why this angle will be 16 plus theta? If we draw a line horizontal from here, so this angle will be theta. So remaining angle will be what? 74 minus theta. So this angle will be 90. So this angle will be what? 90 minus 74 minus theta.
और 90 माइनस 74 16 एंड प्लस थीटा, सो वी गॉट दिस एंगल। ये दोनों एंगल मिल गए तो हमें जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स यहाँ फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे जी का कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस 16 प्लस थीटा, एंड सिमिलरली हियर जी कॉस 35 माइनस थीटा। तो दोनों एक्सेलरेशन मिलकर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होंगी, तो यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं व्हाट, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अब हमें रिमेनिंग काम क्या है, ए बी और ए सी फाइंड करना है, दैट वी कैन रिलेट विद साइन रूल। Applying sine rule, we can write AB upon sine 55 upon AC upon sine 74. You can recall that AB के सामने का एंगल 55 था और AC के सामने का एंगल 74, and AB was what, this side. So यहाँ G कंपोनेंट क्या था, G sin 16 plus theta. So AB क्या होगा, half. Accelerations of the B down the rods are constant and B take equal time to slide down the rods. Therefore, what we can write here? AB is equal to half G cos 16 plus theta into T square. Similarly, what will be AC? Half G cos 35 minus theta into T square. अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substituting the above results in equation 1, what we get? अब देखिए, half g and t square cancel, so what we get here, cos 16 plus theta by sin 55, and here what we get, cos 35 minus theta minus sin 74, minus theta upon sin 74, and by solving this equation you can obtain theta. Solution of the above equation yields theta is equal to 19 degree. So that was one of the solution. But if you think and try to use your experience, and some lecture I have called you to use experience based result. अगर आप कुछ experience based पुरानी प्रॉब्लम के रिजल्ट मालूम हो और exactly वही सिचुएशन हो तो आप यूज कर सकते हैं। You can recall one of the example what we have taken earlier. If you fixed a vertical circle, तो vertical circle के टॉप पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड होंगी, अगर वो फ्रिक्शनलेस हैं तो उन कॉर्ड पर बीट को स्लाइड डाउन होने का टाइम इक्वल होगा। अगर ये आइडिया यूज करें तो जो एबीसी फ्रेम है उसका हम सर्कमस्क्राइबल सर्कल यूज करें तो ए विल बी द टॉप पॉइंट, बिकॉज टॉप पॉइंट्स जितनी कॉर्ड है सब पर टाइम सेम होता है। लेट अस ट्राई टू यूज दैट आइडिया। अल्टरनेट सॉल्यूशन, ड्रॉ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक्सटेंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट सी टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट डी, नाउ जॉइन एडी। अब क्या हुआ, draw the circle ABC, ये। Now extend the horizontal line, it should be line through the point C, इसको हमने extend कर दिया इस circle को कट करने के लिए, and इस point को हमने D बोल दिया, and join D to A, make AD. Now this simple consideration, why we have thought this, वो एक बार मैं दोबारा बता दूं कि हमारी एक पुरानी प्रॉब्लम वो ये है कि अगर कोई सर्किल वर्टिकल प्लेन में फिक्स है तो टॉप पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड होंगी अगर वो फ्रिक्शनलेस है तो सबका स्लाइडिंग टाइम सेम होगा। तो यहाँ ए बी और ए सी का स्लाइडिंग टाइम सेम है तो हम इस सर्किल के ए को टॉप पॉइंट मान लेंगे तो ये टाइम सेम होगा। तो टाइम सेम करने का जो न्यूटन्स लॉ था वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अब हमें केवल ज्योमेट्री देखनी है। व्हाट, ये एंगल 74 होगा, वाई, बिकॉज ये ए बी एक ये आर्क सेगमेंट है, ये कॉर्ड सर्किल के किसी भी सेगमेंट पर एक साइड इक्वल एंगल सबटेंड करती है। एंगल ADC is equal to 74 degree. Why? All the angles inscribed in a circle and subtended by the same chord are equal. That theorem ही करें। मैंने कहा था इसका केवल ज्योमेट्री देखनी है, तो ये एंगल भी 74 होगा। अब अगर A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक बात दिखाई देगी, since beats take equal time to slide down the arm AB and AC, so the point A must be the topmost point of cycle, जो हम बार बार कह चुके हैं, उसको यूज कर लिया। तो A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो सीधे नीचे आएगी और ये DC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन AE, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD बिकॉज CD हॉरिजॉन्टल है, thus
ए ट्राइंगल ए सी डी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, क्यों ये भी है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होता है सर्किल के किसी पॉइंट्स ड्रॉ करें तो वो डायमीटर होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा, आप देख सकते हैं। तो अगर ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ तो ये एंगल 74, तो ये पूरा एंगल 74 होगा। सो व्हाट वी हैव 55 प्लस थीटा इज इक्वल टू 74। So theta you can find very easily 90 degree. So that was again a very simple solution. So what I suggest you, if you find a situation in which we can fit a result of some previous problem, use it. So that I can say experience based decisions. Now let us come on the next problem. Example 9. In the given setup, mass of each block is m. Find acceleration of each block and tensile force in the string connecting the blocks A and B immediately after the thread supporting the block A is cut. Now this problem I am taking a separate problem. It is not from Pathfinder, but very interesting problem. And this problem is based on some very simple problem asked previously in JEE. उस प्रॉब्लम में क्या था, ये सीलिंग यहीं पे था, मतलब ये दो आइडेंटिकल ब्लॉक को ऐसे लटकाया हुआ था, थ्रेड को कट करने के बाद दोनों के एक्सटेंशन पूछे थे। यहां हमने एक बॉडी और अटैच कर दिया। तो व्हाट इन द गिवन सेटअप मास ऑफ ईच ब्लॉक इज m, ये तीनों ब्लॉक्स के मास m है। एंड टेंसाइल फोर्स इन द कनेक्ट स्ट्रिंग कनेक्टेड ब्लॉक A एंड B, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक and tensile force in the string connecting the blocks A and B immediately after the thread supporting the block A is cut. Now think, ये सिस्टम बैलेंस्ड है एंड सारे मासेस में इनर्शिया है, मासेस मतलब इनर्शिया। जैसे थ्रेड को कट किया हमने अनबैलेंस क्रिएट किया, अनबैलेंस क्रिएट करने के इमीडिएटली आफ्टर व्हाट विल हैपन, कोई भी सारे ब्लॉक एक्सलेट तो हो सकते हैं लेकिन इमीडिएटली आफ्टर मतलब ऑलमोस्ट जीरो टाइम में उनकी पोजीशन में चेंज इतना नेग्लिजिबल होगा कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। सो दैट वाज द आइडिया। अगर वो आंखों से दिखाई नहीं देगा तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन जो था उसका चेंज नेग्लिजिबल होगा, बट स्ट्रिंग में टॉट होने से एक नेग्लिजिबल एक्सटेंशन तो ऑलरेडी था। इन ब्लॉक्स की पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज होने से क्या होगा, वो जो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज हो गया। इसका मतलब थ्रेड टेंशन फाइनाइट अमाउंट में चेंज हो सकती है, बट स्प्रिंग फोर्स का जो चेंज होगा नेग्लिजिबल होगा क्योंकि इसके एक्सटेंशन में नेग्लिजिबल चेंज हुआ। अगेन थिंक, अनबैलेंस क्रिएट करने के तुरंत बाद तीनों ब्लॉक्स अपनी पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज करेंगे। पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज होने से क्या हुआ, स्प्रिंग एक्सटेंशन में नेग्लिजिबल चेंज हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स में चेंज नेग्लिजिबल हुआ। लेकिन रस्सी की टेंशन वो तो नेग्लिजिबल एक्सटेंशन के कारण ही आती है ना। मतलब हम रस्सी को मान सकते हैं एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट इनफाइनाइट है, क्योंकि नेग्लिजिबल एक्सटेंशन से इसमें फाइनाइट फोर्स आ जाता है। अब जैसे ही ब्लॉक अपनी पोजीशन स्लाइटली चेंज करेंगे तो नेग्लिजिबल पोजीशन चेंज के कारण भी रस्सी की एक्सटेंशन में नेग्लिजिबल चेंज आएगा और इसका फोर्स कांस्टेंट इनफाइनाइट होने की वजह से इसकी टेंशन में एक फाइनाइट चेंज आ जाएगा। दैट वाज क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट वी हैव इन सेटअप व्हिच इज in equilibrium, immediately after an unbalance of forces is created, all the bodies having masses may acquire finite accelerations, but change in their positions will be negligible. Negligible हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। So what conclusion? Contact force that are created due to infinitely small deformations, such as force of normal reaction and string tension, may change by a finite amount immediately after the unbalance. So that we discussed, very important point. So unbalance create करने के तुरंत बाद ऐसी कॉन्टैक्ट फोर्स जो नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस हुए जैसे नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग टेंशन, रस्सी में टेंशन, इनमें फाइनाइट चेंज आ सकता है, जरूरी नहीं है, बट वी हैव टू कंसीडर a spring force that is created due to finite deformation
will change by a negligible amount and can be assumed almost unchanged immediately after the unbalance is created. So these two ideas you have to concentrate very carefully. Try to understand because ये दो आइडिया इस प्रॉब्लम का मेन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है. दूसरी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग और है वो ये कि ये थ्रेड टॉट रहेगा. अगर थ्रेड टॉट रहेगा तो ए और बी के एक्सेलरेशंस इक्वल होंगे, अदरवाइज थ्रेड टॉट नहीं रह सकता. नाउ वी कैन कॉमन सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम. तो हमने डायग्राम बना लें. इक्विलिब्रियम जो फोर्सेस बैलेंस इनको शो कर लें. तो फोर्सेस शो करने के लिए हमने थ्रेड्स को थोड़ा सा लंबा कर दिया. अब इसका फोर्स mg, तो ये फोर्स mg स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg से बैलेंस हो जाएगा. अब स्प्रिंग में इधर भी डाउनवर्ड फोर्स F आएगा, F इक्वल टू mg. इस ब्लॉक B का वेट mg होगा. तो अभी इस mg और इस mg को बैलेंस करने के लिए इस रस्सी में भी टेंशन क्या होगी, T1 इज इक्वल टू 2mg. इस रस्सी की टेंशन T1, तो यहां भी टेंशन T1. सो T1 इज इक्वल टू mg और इसका वेट mg. तो यहां टेंशन T2 इज इक्वल टू 3mg. सो दिस इज द कंडीशन इन बैलेंस. कि अनबैलेंस क्रिएट करेंगे तो बैलेंस कंडीशन से क्या क्या चेंज हुआ वो देखेंगे. अब जैसे हमने इस अपर थ्रेड को कट किया, ये टेंशन T2 जीरो होगी, उस थ्रेड को हम ड्रॉ नहीं करेंगे. लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ये सारे ब्लॉक्स अपनी पोजीशन मेंटेन किए होंगे, तो उन ब्लॉक्स को हम एज इट इज ड्रॉ कर दें जहां जहां सिचुएशन पे होंगे. इमीडिएटली आफ्टर द अनबैलेंस इज क्रिएटेड. सो व्हाट दिस. अब देखिए हमने क्या किया, इस ब्लॉक से एक लाइन ड्रॉ की. इस ब्लॉक के टॉप पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लाइन, इस बॉटम से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इन दोनों के बीच में ये ब्लॉक बना दिया, यहां ये ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक बना दिया. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो ये शो कर रही हैं कि इन ब्लॉक्स की पोजीशन नेग्लिजिबल चेंज हुई. अब ये नहीं कहूं वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही, तो हमें डायग्राम में नहीं दिखाई देगी. तो स्प्रिंग के एक्सटेंशन में नेग्लिजिबल चेंज हो सकता है हुआ हो, तो इसके फोर्स में चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल. तो स्प्रिंग फोर्स ऑलमोस्ट वही रहेगा, बट रस्सी की टेंशन तो नेग्लिजिबल एक्सटेंशन से ही प्रोड्यूस हुई थी. तो अब रस्सी की एक्सटेंशन में नेग्लिजिबल चेंज आ सकता है. वो नेग्लिजिबल चेंज रस्सी की टेंशन को फाइनाइट अमाउंट में चेंज कर सकता है, बिकॉज रस्सी और नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम स्प्रिंग फोर्स जैसा मॉडल करें तो उनके फोर्स कांस्टेंट इनफाइनाइट होंगे. सो इस टेंशन को हम T1 डैशर डिनोट कर देंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ द FBD. ये mg नीचे और ये स्प्रिंग फोर्स ऑलमोस्ट वही रहा, F इज इक्वल टू mg. नाउ दिस F इज इक्वल टू mg एंड दिस डाउनवर्ड फोर्स mg. टेंशन T1 डैश एंड दिस टेंशन T1 डैश, बिकॉज इसको हम चेंज हुआ अज्यूम करेंगे. अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो वो अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस mg. नाउ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज व्हाट, ये जो ब्लॉक्स थे ये रस्सी टॉट होने से दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो गए. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी. NLM ऑन ब्लॉक सी, तो NLM ब्लॉक सी पहले भी बैलेंस था, अभी भी बैलेंस्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. दिस स्टिल इन इक्विलिब्रियम, सो A of C is equal to 0. No need to write equation. The tension in the string connecting the blocks A and B may change, hence becomes an unknown. So NLM on the blocks A and B cannot give any result at first because finding value of T1 dash. तो T1 dash की वैल्यू ना यूज करने से हम बच सकते हैं. वो ये कि हम इस ब्लॉक A और B का पूरा सिस्टम अज्यूम कर लें. और एडवांटेज क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इनको एक रिजिड बॉडी भी कंसीडर कर सकते हैं. लेट अस सी व्हाट एडवांटेज. Thus, strings remain taut. Thus, both the blocks A and B will acquire equal accelerations. This suggests to apply NLM on the system of blocks A and B. So, ये हमने सिस्टम assume किया. Now, what we have? NLM on the system of blocks A and B. अब इस पे external force, sum of all external forces is equal to sum of MA. So, external force क्या हुआ? ये weight mg external, ये mg external और ये mg. So it is not weight. This spring force is external because इस सिस्टम के लिए स्प्रिंग का फोर्स एक्सटर्नल होगा. तो ये स्प्रिंग फोर्स mg, इसका वेट mg बिकॉज अर्थ इज पुलिंग एंड दिस वेट. सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 3mg. इसका एक्सेलरेशन हम a मान लें तो m of a plus m of a. So 3mg is equal to 2ma, a is equal to 3g by 2. That we can find easily. Let us write the equation. So a of a is equal to a of b
is equal to summation F external upon summation of mass. Here it should be summation mass. So A of A is equal to A of B. What is F external? mg plus mg plus mg 3mg upon summation of mass 2m m plus m, so 3g by 2. So इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन मिल गए, तो हमें तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन मिल गए. C का एक्सेलरेशन 0 रहा, A और B के इक्वल कितना 3g by 2. अब हमें जो A और B की कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स है उसकी टेंशन फाइंड करनी है. सो यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ आइदर ऑन B और ऑन A. यहां पे A पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना इजी होगा क्योंकि A पर नंबर ऑफ फोर्सेस कम है. एनएलएम ऑन द ब्लॉक A. ब्लॉक A पर एनएलएम अप्लाई करें तो हाउ मेनी फोर्स mg एंड T1 डैश. सो दिस इज T1 डैश एंड mg is equal to m of the block mass m into this acceleration 3 mg by 2. So this is what m A of A. So let us write the values. M of A of A is 3 mg by 2. So what we have, mg plus T1 dash is equal to 3 mg by 2. So summation Fy is equal to may. What it gives, mg plus T1 dash is equal to 3 mg by 2. So T1 dash is equal to mg by 2. You can see tension T has been changed considerably. Earlier it was 2 mg, now it becomes only half mg. So this was again a very crucial problem when sudden unbalance is created. अब देखिए जो sudden unbalance create हुआ, ये आइडिया हमने जो लिया एक तरह से जो इंक्लाइन प्लेन पर एक बार था और नीचे एक बॉल लटकी हुई थी, वहां भी वही आइडिया यूज किया था. क्या सडन अनबैलेंस क्रिएट करने के तुरंत बाद जितने भी इनर्शिया वाले ऑब्जेक्ट होंगे उनकी पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज आएगा. एंड हाउ स्किलफुली दैट आइडिया हैज बीन यूज्ड अर्लियर हियर इन दिस प्रॉब्लम एंड अर्लियर दैट प्रॉब्लम. टुडे विल कंक्लूड एट दिस पॉइंट. लेट अस कम ऑन द होमवर्क. होम असाइनमेंट. Revise all the ideas covered today in this lecture and practice all the examples. ये आज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि आज हमने बहुत वैरायटी की एंड बहुत एडवांस ऑर्डर की प्रॉब्लम डिस्कस की. तो इन प्रॉब्लम्स को आप कम से कम 2-2 बार करें बहुत ढंग से. उसका जितने आइडियाज डिस्कस किए उनको सीखे. और स्पेशली क्या आइडिया, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले उसका क्वालिटेटिव सोल्यूशन तैयार करें और जो स्टेप्स हमने स्ट्रेटजी फर्स्ट स्क्रीन पर डिस्कस की थी उसको रिवाइज करें और आगे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही स्ट्रेटजी यूज करें. क्या, फर्स्ट मेक ए फिजिकल मॉडल, लाइक एक प्रॉब्लम का एक मेंटल पिक्चर और हो सके तो डायग्राम पेपर पे ड्रॉ कर लें. उसके बाद उस प्रॉब्लम में क्या प्रोसेस है या क्या मैकेनिज्म है उसको सोचिए और जितने भी फैक्टर्स हैं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कैसे उस प्रोसेस का मैकेनिज्म को अफेक्ट करें उसके बाद सोचिए. इतना सोचने के बाद आप रिलेवेंट इक्वेशन लिख के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. थिंक अगेन द मैसेज बाय कार्तिकेय गुप्ता टू गिव योरसेल्फ एनफ टाइम ऑन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व. ये और इंपॉर्टेंट है. व्हाट द कार्तिकेय वाज द फर्स्ट रैंकर. यू कैन सी इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी अच्छी रही होगी. उसको भी क्या मैसेज दिया, आई कुड नॉट सॉल्व ईच प्रॉब्लम्स एट फर्स्ट. वो एक बार में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया. आई थॉट अगेन एंड अगेन. उसको हर प्रॉब्लम को कई बार सोचना पड़ा. एंड आई एम सेइंग टू यू, आई वाज टीचिंग टू हिम इन एंटायर 2 years ही हैज नॉट आस्क्ड एनी डाउट. ऐसा नहीं था उसको डाउट नहीं आते. एक बार मैंने उससे पूछा, बेटा डाउट आते हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो. बोला सर डाउट आते तो हैं लेकिन 2-3 दिन कोशिश करता हूं हो जाते हैं. बड़ा इनोसेंटली आंसर दिया, 2-3 दिन कोशिश करता हूं तो हो जाते हैं. And see the message given by Einstein. It is not that I am so smart. It is just that I stay with the problem longer. आइंस्टीन इसलिए बने कि उनको जो प्रॉब्लम्स आई उसको तुरंत डाउट नहीं पूछ किया या नहीं आई छोड़ नहीं दिया, उस पर सोचते रहे. ठीक है वो प्रॉब्लम्स रिलेटिविटी बहुत बड़ी थी, कई सालों सोचना पड़ा. बट जो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, 1-2 दिन ट्राई करेंगे बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो आपको सोल्यूशन आएंगे. मैं आपसे बहुत सिंसियरली सजेस्ट कर रहा हूँ आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उस पर थोड़ा टाइम दें. हो सकता है 3-4 दिन में कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो, बट जब तक ना सॉल्व हो उस पर आप सोचते रहें. शुरू में आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन थोड़े लंबे टाइम बाद क्लिक करने शुरू करेंगे
धीरे धीरे ये हैबिट मेंटेन रखेंगे तो सॉल्यूशन का क्लिकिंग टाइम कम होता जाएगा और मैं कह रहा हूं विद इन ए मंथ अगर आप इस प्रैक्टिस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, विद इन ए मंथ आपको बहुत जल्दी अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्लिक होने लग जाएंगे. नाउ यू कैन प्रैक्टिस सम ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम पाथफाइंडर. You may attempt 2 or 3 problems a day from built up your understanding till the question 25th. अब आप 2 या 3 से ज्यादा प्रॉब्लम पाथफाइंडर की मत अटेम्प्ट करें. बिल्ट अप योर अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स लॉ से आप 2 या 3 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें और 1 to 25 तक, क्योंकि 26 से फ्रिक्शन इन्वॉल्व है. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट फ्रिक्शन पढ़ने के बाद उन प्रॉब्लम्स को भी लेंगे. Thank you for patient listening. We'll meet in the next class. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.